हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपको कोई भी एग्ज़ाम, रीट, पटवारी, कांस्टेबल, आरएस, आरपीएससी से रिलेटेड सभी जो भी एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों का इसमें हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर, वो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या जिसको हम कहते हैं उद्देशिका। ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, जिसको हम और भी कई सारे नामों से पुकारते हैं। हम इसे संविधान का आमुख या संविधान का प्रकथन, या हम अंग्रेजी में कहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रियम्बल के नाम से जानती है। तो संविधान की प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना, उर्दू और फारसी में भी हमारी जो प्रस्तावना या उद्देशिका है संविधान की, इसको पेश लफ्ज़ नाम दिया गया है, या इसको एक नाम और दिया गया है संविधान की तमहीद। तो संविधान की तमहीद या पेश लफ्ज़। प्रस्तावना क्या है, इसका क्या महत्व है, उस पर अगर हम बात करें तो जो प्रस्तावना जो होती है वो किसी भी ग्रंथ का या किसी भी पुस्तक का सबसे आगे की ओर लगा हुआ एक पृष्ठ होता है, तभी इसको हम कहते हैं आमुख। किसी भी ग्रंथ का आमुख पृष्ठ जो होता है उसे हम प्रस्तावना कहकर पुकारते हैं। ये प्रस्तावना होती क्या है, तो इसमें आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी जो ग्रंथ होता है या पुस्तक होती है, उस ग्रंथ या पुस्तक के अंदर जो भी विचार उस पुस्तक में कहे गए हैं या उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो सभी सारी विशेषताओं, सारे विचारों को कुछ शब्दों के अंदर एक पृष्ठ पर जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जानी जाती है। तो हमारा भी जो संविधान है, उसकी भी जो संविधान में, पूरे संविधान के अंदर जो भी विशेषताएं फैली हुई हैं, उन सारी विशेषताओं को हम एक पृष्ठ पर लेकर आए हैं, और वो जो पृष्ठ है उसी पृष्ठ को हम प्रस्तावना कहते हैं। हमारे संविधान को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आपने सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि जो पहला पृष्ठ है प्रस्तावना से भी पहले, तो वो आपके हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह का उल्लेख किया गया है, जो कि आपके सम्राट अशोक जो थे, उनके सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वो अंकित किया गया है संविधान के अंदर। सबसे पहले पेज पर प्रस्तावना से भी पहले इसका उल्लेख मिलता है। और इसी के नीचे आपके मुंडक उपनिषद जो है हमारा, उसमें लिखी हुई संस्कृत भाषा की एक लाइन है, सत्यमेव जयते, वो इसमें अंकित की गई है। 26 जनवरी 1950 जब हमने भारतीय गणतंत्र को लागू किया था, उसी दिन हमने इस राष्ट्रीय प्रतीक या इस चिन्ह को, अशोक जो स्तंभ का जो शीर्ष भाग है, इसको हमने राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक के रूप में अपनाया था। और इसके बाद में जब हम इसको देख लेते हैं तो इसके बाद में आपका जो अगला पृष्ठ आता है, वही पृष्ठ आपके संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। यहाँ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को, ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अलंकृत प्रस्तावना, जिस पर चित्रांकन का कार्य भी किया गया है, और शब्दों के चयन के हिसाब से ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ या बेहतरीन प्रस्तावनाओं में से एक कहलाती है, जो कि पूरी तरह से अलंकृत है। इसके अलावा इसके अंदर साहित्य के जो शब्दों का जो चयन किया गया है वो भी बहुत ही नपे तुले और बहुत ही महत्वपूर्ण चुने गए जो शब्द हैं उनसे इनका किया गया है। हमारी जो प्रस्तावना, हमारा जो पूरा संविधान है, उस पूरे संविधान के अंदर चित्रांकन का जो कार्य किया था, वो आपके करने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने इस पूरी प्रस्तावना के अंदर चित्रांकन का काम किया था, चित्र बनाने का कार्य किया था, वो थे सब आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने आपके जो संविधान था उसको सुलेख में लिखने का उन्होंने कार्य किया था। तो पूरे संविधान को सुलेखित हाथों से लिखने का जो कार्य किया था वो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और चित्रांकन का जो कार्य करने वाले थे व्यक्ति थे, जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार आते हैं आपके नंदलाल बोस।
तो नंदलाल बोस ने संविधान में चित्रांकन का कार्य किया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने अपनी कलम से इस पूरे संविधान को हाथों से सुलेखित किया था। यहाँ पर जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से ये कहा कि आप जब संविधान को सुलेखित करेंगे तो आपको क्या मेहनताना या क्या इसका पेमेंट दिया जाए, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने ये कहा कि मैं संविधान को बिना किसी कीमत के निःशुल्क लिखूंगा, लेकिन इसके प्रत्येक पृष्ठ पर मैं अपने नाम को अंकित करूंगा और अंतिम वाला जो पृष्ठ होगा उसमें मैं अपने नाम के साथ अपने दादाजी के नाम को भी अंकित करना चाहता हूं। और ये बात संविधान सभा जो थी उसने इस बात को मान लिया। तो इसलिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो आपके पूरा संविधान को उन्होंने लिखा है सुलेख से, और संविधान की प्रत्येक पृष्ठ की जो बॉर्डर है, जो आउटलाइन है, वहाँ पर उन्होंने अपना नाम का उल्लेख किया है और अपना शॉर्ट नाम केवल प्रेम रोमन लिपि के अंदर उन्होंने हर पृष्ठ पर अंकित किया है। और अंतिम वाला जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर उन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने दादाजी के नाम का भी का उल्लेख किया है। जबकि नंदलाल बोस से उन्होंने इस संविधान के अंदर प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र बनाने का कार्य किया था। लेकिन जब यहाँ हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के चित्रांकन का काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके नंदलाल बोस जो हैं चित्रकार, उन्हीं के शिष्य थे आपके राम मनोहर सिन्हा। तो राम मनोहर सिन्हा जो थे इन्होंने प्रस्तावना के प्रस्तावना का चित्र बनाया और बाकी पूरे संविधान के चित्रों का नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। और इसे सुलेखित करने का जो काम किया था वो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने निःशुल्क किया था, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि वो अपने नाम का उल्लेख प्रत्येक पृष्ठ पर करेंगे। हालांकि बाद में भारत सरकार ने खुश होकर इन्हें 21,000 रुपये, इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको 21,000 रुपये का इनाम दिया था। जो इनाम के रूप में था वो उपहार के रूप में था, वो पेमेंट के रूप में नहीं दिया था। तो 21,000 रुपये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उनको सुलेख में लिखने के लिए मिले थे। अब हम यहाँ बात करेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसको मैंने कई सारे नाम दिए। हम इसे सबसे पहले कहेंगे उद्देशिका, या ऐसे कहेंगे संविधान का आमुख, संविधान का प्रकथन। उर्दू में या फारसी में हम इसे कहेंगे पेश लफ्ज़ के अलावा आप इसको कह सकते हैं संविधान की तमहीद, और अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल के नाम से पुकारा जाता है। हमारे संविधान की जो भी विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को कुछ एक शब्दों में बहुत ही आकर्षक रूप से पिरोने का काम इस प्रस्तावना के अंदर किया गया है। हमारी जो प्रस्तावना है यह हमारी जो संविधान नामक पुस्तक है उस पुस्तक का ये एक तरीके से सार है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे संविधान का निचोड़ जो हमको देखने को मिलता है उसे हम प्रस्तावना कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के अंदर जितनी भी फैली हुई सारी विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को कम से कम शब्दों में बहुत ही असरदार तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इसीलिए हम अक्सर ही कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का दार्शनिक नज़रिया बताती है, दार्शनिक दृष्टिकोण को समझाती है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफिकल व्यू कहलाती है, या आप कह सकते हैं इसको एक आपका दार्शनिक नज़रिया या दृष्टिकोण कहलाती है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना कि 1960 में एक सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया था 1960 का, जिसको हम अक्सर कहते हैं बेरूबाड़ी विवाद। इस बेरूबाड़ी विवाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे आपके गजेंद्र गढ़कर। तो गजेंद्र गढ़कर जो थे उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में ये बात कही थी कि हमारी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो कई बार ये सवाल आ जाता है कि किस वाद में या किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो ये केस कहलाएगा आपका 1960 और बेरूबाड़ी विवाद, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे आपके गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने ये बात कही थी।
यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये सर्वाधिक अलंकृत व शब्दों के चुनाव में सर्वाधिक भव्य प्रस्तावना मानी जाती है। प्रस्तावना में हमने साहित्य जगत के सर्वाधिक भव्य और उदात्त शब्दों का प्रयोग किया है और उन्हें बहुमूल्य रत्नों की तरह हमने एक निश्चित क्रम में पिरोकर प्रस्तुत किया है। आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह संविधान का मुख्य व्याख्याता कहलाता है। यानी कि कभी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी कथन पर या किसी भी आर्टिकल पर यदि हमें उसके अर्थ को विश्लेषित करवाना है, उसकी व्याख्या करवानी है, तो एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान द्वारा संविधान का मुख्य व्याख्याता निर्धारित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर संविधान के बारे में जो अपने न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं उन न्यायिक निर्णयों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसी तरीके का एक न्यायिक निर्णय था ये 1960 वाला, जिसको मैंने बताया था बेरूबाड़ी विवाद। और इस बेरूबाड़ी विवाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को माना था कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अच्छा, इधर हम एक और बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की हम ये भी एक बात मानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केवल संविधान का ही नहीं बल्कि प्रस्तावना का भी मुख्य और एकमात्र व्याख्याता माना जाता है। चाहे प्रस्तावना की व्याख्या करनी हो या संविधान की व्याख्या करनी हो, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह समय काल और परिस्थिति के अनुसार या संदर्भ के अनुसार उसकी नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत करता है, जिन्हें हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय कहकर पुकारते हैं। यह हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में जो प्रत्येक शब्द लिखा गया है वो हालांकि आदर्शात्मक है और सैद्धांतिक है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना में हमने आदर्श की बात की है, यानी कि क्या होना चाहिए या हम क्या चाहते हैं। तो प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द वैसे आदर्शात्मक है, सैद्धांतिक है, लेकिन यह ना तो संसद को, ना राज्यों के विधानमंडलों को, या आप या कहिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका या सरकार के किसी भी अंग को, ना तो ये किसी प्रकार की कोई शक्ति ही प्रदान करता है और ना ही इन सभी सरकार के अंगों की शक्तियों को ये सीमित कर सकता है। यानी कि ये एक तरीके से हमारे लिए केवल आदर्श हैं या ये एक तरीके से सैद्धांतिक है, यानी कि जिस सैद्धांतिक का मतलब ये होता है क्या होना चाहिए। तो ये वास्तविकता या व्यवहारवाद नहीं है, बल्कि ये सैद्धांतिक है, आदर्शवाद पर आधारित विचार हैं और इनके ना तो ये सरकार को कोई शक्ति ही दे रहे हैं प्रस्तावना के शब्द, और ना ही हमारी सरकार के किसी भी अंग की शक्तियों को सीमित करने में भी इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। या हम एक और बात करेंगे और एक केस 2-3 विद्वान हैं जिनके संबंध में हम ये बात करेंगे। एक व्यक्ति थे N.A. पालकीवाल। तो N.A. पालकीवाल जो थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र। यानी कि आपको हमारे पूरे संविधान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसके प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको प्रस्तावना से अनुमान लग जाएगा कि हमारे संविधान में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो डॉक्टर N.A. पालकीवाल जो थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा और इसे संविधान का सार कहकर पुकारा, यानी कि पूरे संविधान का जो सार है वो हमें प्रस्तावना में पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करूंगा मैं, उनकी ठाकुर दास भार्गव या ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इसे संविधान की आत्मा कहकर पुकारा। वैसे भी अगर ये सामान्यतः प्रश्न आता है कि हमारे भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वो प्रस्तावना ही कहलाती है। लेकिन अगर व्यक्ति के संदर्भ में बात आएगी कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है, तो वो व्यक्ति कहलाएंगे आपके ठाकुरदास भार्गव या ठाकुर भार्गव दास, जिन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये संविधान की आत्मा है। और वैसे भी हम जानते हैं सामान्यतः, तो भी हम संविधान की आत्मा ही इसको। मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारी प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना को
चित्रांकन करने का जो काम किया था, इसका अलंकृत करने का जो कार्य किया था, वो थे आपके राम मनोहर सिन्हा। और मैंने बताया आपको कि राम मनोहर सिन्हा जो थे वो एक्चुअल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस के ये शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने जो प्रस्तावना की बॉर्डर बनाई है और वहाँ पर चित्रांकन किया है, तो उसको सुनहरी बॉर्डर के अंदर दर्शाया है, जिसमें कई सारे जीव जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। कई बार ये सवाल आ जाता है कि प्रस्तावना में कौन से प्रस्तावना के चित्रांकन में किस जीव का उल्लेख है और किसका पशु का उल्लेख नहीं है। तो इसके अंदर जो कॉर्नर हैं प्रस्तावना के बॉर्डर के, उनमें आपके घोड़ा, हाथी, शेर और बैल, इन 4 पशुओं के चित्र बनाए गए हैं। घोड़ा है, हाथी है, शेर है और एक आपके बैल है। उसके अलावा एक कमल का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना जो हमारी शुरुआत होती है तो उससे ऊपर ही शतदल कमल का उल्लेख किया गया है। जो आपके, हम यहाँ एक केस की और बात करेंगे, 1967 या 1967 में गोलकनाथ मामला जो था वो सर्वोच्च न्यायालय में गया था। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह या एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह ने जब गोलकनाथ ये केस सर्वोच्च न्यायालय में 1967 में गया, उस समय उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये आपको ध्यान रखना है। किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा तो वो ठाकुर भार्गव दास थे, लेकिन ये संविधान सभा के समय की बात है। और सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में, 1967, और केस कहलाएगा आपके गोलकनाथ, और न्यायमूर्ति कहलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह। तो उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन उन्होंने इसके साथ में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारी शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये खास बात थी। गोलकनाथ केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह अपरिवर्तनीय है, ये शाश्वत है, लेकिन ये संविधान की आत्मा है। और इस आधार पर आप ये ध्यान रखिए कि इस न्यायिक फैसले ने ये बात कही थी कि प्रस्तावना में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आप याद रखेंगे, गुरु और उनके शिष्य नंदलाल बोस, मुख्य चित्रकार जिन्होंने संविधान के कंप्लीट चित्रों का निर्माण किया, और प्रस्तावना के चित्र का निर्माण करने वाले इन्हीं के प्रिय शिष्य राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने ये काम किया था। और मैंने ये भी कहा आपको कि जो आपके राम मनोहर सिन्हा जो थे, उन्होंने प्रस्तावना के अंदर एक कॉर्नर में RAM, अपना लघु नाम RAM, इस राम नाम को प्रस्तावना के कॉर्नर में रोमन लिपि के अंदर इन्होंने अंकित किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, जिन्होंने कि पूरे संविधान को सुलेखित किया था, उन्होंने भी ये शर्त रखी थी कि मैं संविधान के प्रत्येक पन्ने पर अपने नाम का उल्लेख करूंगा। और उन्होंने अपने नाम का लघु रूप लिया था या उपनाम लिया था उन्होंने, तो आपके प्रेम, और प्रेम उन्होंने रोमन लिपि में ही लिखा था। इसी तरीके से प्रस्तावना के कॉर्नर पर आपको नाम मिलेगा आपके नंदलाल बोस, जो कि पूरे संविधान के चित्रकार हैं, और प्रस्तावना के जो चित्रकार हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं राम मनोहर सिन्हा। उन्होंने RAM रोमन लिपि में अपने लघु नाम का कॉर्नर में बहुत ही छोटे अक्षरों के अंदर उल्लेख किया था। और हम बात करेंगे कि प्रस्तावना के जो कॉर्नर हैं, कोने हैं, उन कोनों पर कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं। तो मैंने बैल, हाथी, घोड़ा और शेर, इन पशुओं का उल्लेख किया था, और एक कमल के फूल का भी उल्लेख किया था मैंने, कि उसका भी उल्लेख किया गया। यहाँ बात आती है कि हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का आधार क्या है। तो हमारी जो ये प्रस्तावना है उसका आधार बहुत पहले तैयार हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संविधान जो था ये 11 बैठकों के अंदर तैयार किया गया था। इसमें जो हमारे संविधान सभा की पहली बैठक थी, या पहला जो सत्र था, उस पहले जिसकी शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1946 से, उस पहले सत्र की एक डेट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आती है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक या सत्र के दौरान जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव सदन में रखा था,
और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे उन्होंने सदन में रखा, इसी के साथ संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई। तो हमारी जो वर्तमान प्रस्तावना है वह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, या आप ये भी कह सकते हैं उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर हमारी प्रस्तावना तैयार की गई है। और जब नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी या केएम मुंशी। तो केएम मुंशी ने उस समय पर यह उद्घोष किया था या ये घोषणा की थी कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। ये कहने वाले जो व्यक्ति थे, यानी कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति कहलाएंगे कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी या केएम मुंशी। नेहरू का जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर हमारे प्रारूप समिति के जो प्रधान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ, तो प्रारूप समिति के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया और स्वयं ने ही संविधान में इसका वाचन भी किया था। तो अगर ये सवाल ये आता है कि हमारी प्रस्तावना का वाचन करने का कार्य किन्होंने किया था, तो आप वैसे भी जानते हैं कि पूरे संविधान का ही वाचन किन्होंने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो प्रस्तावना का भी वाचन जो किया था वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। हमारी जो संविधान की जो मूल प्रति है, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा संविधान लिखा गया था उसको वो इस प्रकार के सूक्ष्म जीवी लेदर कोटेड कागज़ का प्रयोग किया गया था, जिसकी आयु लगभग 1000 वर्ष है। और उस पर जो हमारी प्रस्तावना जो संविधान जो हमारा तैयार किया गया है इस किताब के अंदर, ये किताब आज वर्तमान में हीलियम के बॉक्स के अंदर सुरक्षित रखी हुई है मूल प्रति। प्रस्तावना को संविधान के लगभग, जब हमारा पूरा संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान के लगभग सभी भाग पर बहस हो चुकी थी, सभी भाग बनकर तैयार हो चुके थे, अंबेडकर द्वारा संविधान के सभी भागों का वाचन भी हो चुका था। तो सभी लगभग संविधान के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के बाद हमने प्रस्तावना को सबसे अंत में पारित किया था। और वैसे भी ये आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावना जो होती है वो पूरी पुस्तक के महत्वपूर्ण विशेषताओं का सार होती है। तो पहले किताब लिखी जाती है, उस किताब में से विशेषताओं को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें एक ऑर्डर में जमाया जाता है या उनको एक सुबद्ध तरीके से उनको परोया जाता है और फिर वो प्रस्तावना तैयार की जाती है। तो इसलिए प्रस्तावना वाला जो भाग है हमारे संविधान का, ये सबसे अंत में संविधान सभा के अंदर पारित किया गया था। यह बात आती है कि हमने हमारे संविधान में एक लिखित प्रस्तावना होनी चाहिए, ये जो विचार था, ये विचार हमने किस देश से अपनाया। अगर ये सवाल आता है तो आपको यही ध्यान रखना है कि आधुनिक विश्व में अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित करके अपनी संविधान सभा बनाई, अपने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान में एक लिखित प्रस्तावना का उल्लेख किया। तो हम भी ये कहेंगे कि भारतीय संविधान में लिखित प्रस्तावना वाला विचार हमने अमेरिका से अपनाया है और अमेरिका से हमने लिखित प्रस्तावना अपनाई है। और जब प्रस्तावना तैयार हो गई और इसका प्रारूप समिति के द्वारा तैयार कर लिया गया, तो अंबेडकर जो थे उन्होंने इसका संविधान सभा के अंदर वाचन किया था। मई 1949 में प्रस्तावना अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में रखी गई थी और अक्टूबर 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है, मई 1949 में प्रस्तावना संविधान सभा में अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत की गई या रखी गई या उसका वाचन किया गया। और अक्टूबर 1949 के अंदर प्रस्तावना के जो भी प्रावधान थे उन प्रावधानों पर सभी सदस्यों द्वारा बहस प्रारंभ हुई। और जब इसमें बहस प्रारंभ हुई तो संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक उर्दू के बहुत अच्छे कवि और संविधान सभा के सदस्य हसरत मोहानी, उर्दू के कवि थे ये और संविधान सभा में सदस्य भी थे हसरत मोहानी को सबसे पहले प्रस्तावना पर
संशोधन प्रस्ताव रखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। हसरत मोहानी जो थे वो प्रस्तावना के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक शब्द जुड़वाना चाहते थे, जैसे कि बिल्कुल यूएसएसआर, सोवियत संघ या सोवियत रूस की तरह साम्यवादी रिपब्लिक शब्द जुड़वाना चाहते थे। हालांकि संविधान सभा में उनका ये जो प्रस्ताव था ये पास नहीं हो पाया और उनके द्वारा जो ये प्रस्तावित नाम था कि यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक वर्ड, ये प्रस्तावना में स्थान नहीं पा पाया। एक और व्यक्ति थे एच.वी. कामत। एच.वी. कामत जो थे उन्होंने सुझाव दिया और संशोधन प्रस्ताव रखा कि हमारी जो प्रस्तावना है जिसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग या वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम भारत के लोग शब्दावली की जगह उन्होंने कहा कि प्रस्तावना का प्रारंभ भगवान या ईश्वर के नाम से होना चाहिए, यानी कि प्रस्तावना की शुरुआत होनी चाहिए इन द नेम ऑफ द गॉड। ये उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। लेकिन जब ये उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसी समय पर एक और व्यक्ति थे थन्नू पिल्लई, संविधान सभा के सदस्य थन्नू पिल्लई। थन्नू पिल्लई ने कहा कि कोई भारतीय नागरिक नास्तिक भी हो सकता है जो कि ईश्वर या भगवान की सत्ता में बिलीव नहीं करता, तो क्या ये संविधान उसका संविधान नहीं है या उसके द्वारा अपनाया नहीं जा रहा है? तो उन्होंने आपत्ति दी इस पर। इसके अलावा एक और सदस्य थे रोहिणी कुमार चौधरी। रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा कि हम तो शाक्त मत को मानने वाले लोग हैं और जैसा कि बंगाल के अंदर देवियों की पूजा अधिक की जाती है, तो उन्होंने कहा कि देवियों के नाम से प्रस्तावना प्रारंभ होनी चाहिए, यानी कि प्रस्तावना का प्रारंभ होना चाहिए इन द नेम ऑफ द गॉडेस। इन तीन प्रस्तावों के आने के बाद जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि ईश्वर शब्द से उत्पन्न इस विवाद का एकमात्र हल संविधान सभा में मतदान करवाना है और मतदान के द्वारा ये देखा जाए कि बहुमत किस शब्द को रखना चाहता है। और बहुमत से हमारी संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हम जो संविधान बना रहे हैं ये कोई आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल संविधान नहीं है, ना ही इसका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है, बल्कि हम अपने भौतिक सांसारिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए ये संविधान बना रहे हैं। तो इसलिए प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग नामक शब्दावली से ही होना चाहिए। तो आज हम ये कह सकते हैं प्रस्तावना को पढ़ने के बाद कि आज हमारा जो संविधान है वो आस्तिक तो है परंतु लौकिक संविधान है, यानी कि वो ईश्वर की सत्ता में बिलीव करता है, लेकिन वो लौकिक है, भौतिक है, सांसारिक है, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नहीं है। एक और हम बात करेंगे, एक सदस्य थे संविधान सभा के ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद जो थे उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है नीति निर्देशक तत्वों से और प्रस्तावना के विचारों से ऐसा लगता है कि ये समाजवादी है। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 को जब हम पढ़ते हैं तो ये लगता है कि ये धर्मनिरपेक्ष है। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को स्थान दे देना चाहिए। लेकिन हालांकि उनका ये जो प्रस्ताव था ये उसमें पास नहीं हो पाया। हालांकि बहुत इंतजार के बाद लगभग 25 साल बाद हमने खुद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके और ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा सुझाए गए इन दोनों ही शब्दों को स्थान दिया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और तब जाकर शायद ब्रजेश्वर प्रसाद जो थे उनका ये सपना साकार हुआ, जो ये शब्द प्रस्तावना में जुड़वाना चाहते थे। यहाँ हम एक और बात करेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना पर अंतिम मतदान का जब समय आया था तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने ये कहा कि प्रस्ताव हम यह लाए हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग बनाई जा रही है और अब आप इस बात को ध्यान में रखकर मतदान कीजिए। तो ये जो उद्घोषणा उन्होंने की थी, बाद में ये इस कथन को ही ध्यान में रखते हुए केशवानंदन भारती विवाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये संविधान के संदर्भ में, केशवानंदन भारती विवाद 1973। तो केशवानंदन भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे सीकरी, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहे गए उन
वाक्यों को आधार बनाकर ये कहा कि प्रस्तावना को भी संविधान सभा के द्वारा एक वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही जोड़ा गया था। इसलिए प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का भाग है। और चूंकि ये संविधान का भाग है तो जिस तरीके से अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान के किसी भी भाग में आप इस अनुच्छेद के द्वारा संशोधन कर सकते हैं, तो अगर प्रस्तावना भी संविधान का भाग है तो यहाँ पर भी हम अनुच्छेद 368 के द्वारा दी गई प्रक्रिया के आधार पर प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और आज वर्तमान समय में भी हम यही मानेंगे कि प्रस्तावना जो है उसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत अपनाई गई प्रक्रियाओं के द्वारा। एक और हम व्यक्ति की बात करेंगे यहाँ पर। संविधान सभा के एक सदस्य थे सेठ दामोदर स्वरूप। सेठ दामोदर स्वरूप जो थे, उन्होंने जब इस प्रस्तावना को अंबेडकर द्वारा सुना, क्योंकि अंबेडकर जो थे इन्होंने इसका वाचन किया था, तो उन्होंने सुना और सुनने के बाद ये कहा कि यह संविधान भारतीय नागरिकों की आशाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ संविधान है। इसलिए इसे पूरा पढ़े बिना ही हमें कचरे में फेंक देना चाहिए, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अवश्य ही इस कार्य को करेंगी। हालांकि आज हमारे उन्नत और उदात्त संविधान जो है उसने दामोदर स्वरूप की उस भविष्यवाणी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है, और आज भी हम 70-75 सालों से इसी संविधान को 3 पीढ़ियां लगभग अपनाए हुए हैं। और सेठ दामोदर स्वरूप की जो भविष्यवाणी थी संविधान को लेकर, उनका जो नकारात्मक दृष्टिकोण था, इस संविधान ने उसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। एक संविधान सभा के सदस्य थे प्रोफेसर नजीरुद्दीन अहमद। प्रोफेसर नजीरुद्दीन अहमद ने डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रारूप समिति थी उस पर अधिक समय बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी की संज्ञा दी कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है बल्कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। हालांकि अंबेडकर जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान थे और सहिष्णु थे, अंबेडकर ने बहुत ही सहज तरीके से और अपने नपे तुले शब्दों में इसका उत्तर दिया, और डॉक्टर नजीरुद्दीन जो थे वो अंबेडकर के कायल हुए बिना नहीं रह पाए। एक और हम बात करेंगे एक व्यक्ति की, संविधान सभा के सदस्य थे ये भी, सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जुड़वाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए, लेकिन इस पर 2 लोगों ने अपना विरोध प्रस्तुत किया था। उनमें सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो थे ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि जब ये संविधान गांधीवादी है ही नहीं तो गांधी शब्द क्यों जोड़ा जाए। और दूसरा, महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी या जेबी कृपलानी ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को यदि हम संविधान से अलग ही रखेंगे तो यह महात्मा गांधी के लिए हम लोगों द्वारा दी गई एक श्रद्धांजलि होगी। यानी कि उनका मानना था कि संविधान या प्रस्तावना में महात्मा गांधी के नाम को नहीं घसीटा जाए। और ये हमने देखा है कि प्रस्तावना में कहीं पर भी महात्मा गांधी के नाम को हमने शामिल नहीं किया है। जब ये प्रस्तावना पारित हो गई, इस पर सभी प्रकार के वाद विवाद हो गए, आपत्तियां आ गई, और अंत में प्रस्तावना के पारित हो जाने के बाद भीमराव अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण कथन कहा था, जो कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो उस समय था, और 1000 साल बाद भी जो सरकारें इस संविधान को चलाएंगी उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और अंबेडकर ने उस समय पर यह कहा था कि आज़ाद होकर हमने हर बात के लिए अंग्रेज़ों को दोष देने का अधिकार या हक खो दिया है। अब अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार होंगे, या वो हमारे द्वारा की गई गलती ही कहलाएगी। हम उसे अंग्रेज़ों पर नहीं थोप सकते हैं। हमारी जो मूल प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना के अंदर कुल 85 शब्द थे, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हमने किया तो उस संशोधन के द्वारा हमने इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और अखंडता शब्द और जोड़ दिए। और ये बहुत अच्छी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि केशवानंदन भारती विवाद 1973 में न्यायालय ने ये बात मानी थी और फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और साथ ही 73 में ये फैसला आया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने प्रस्तावना में संशोधन करके इन 3 शब्दों को स्थान दिया और वो 3 शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य उल्लेखित किए गए हैं और हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं वो हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना को और मैं क्लियर करूं तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और समानता की स्थापना। ये जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं ये हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाए हैं और प्रस्तावना में उल्लेखित इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को ही पूरा करने के लिए संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने जोड़े हैं और वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो प्रस्तावना में उल्लेखित राष्ट्रीय लक्ष्य और संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दोनों ही विशेषताएं हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाई हैं। हमारी जो ये प्रस्तावना है इस पर विश्व की 3 महान क्रांतियों का प्रभाव देखा जाता है। पहली अमेरिकन क्रांति। अमेरिकन क्रांति से जो हमने विचार प्रस्तावना में अपनाया है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता वाला विचार। रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी उससे हमने जो विचार हमारी प्रस्तावना में अपनाया है वो है आर्थिक समानता व सामाजिक समानता वाला विचार। और फ्रांस की जो क्रांति थी उससे जो हमने विचार अपनाया है वो विचार है हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता वाला विचार। यह हम प्रस्तावना के संबंध में न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण वाद या केस हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख वाद थे जो सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर अपने विचार प्रस्तुत किए या फैसला दिया, उनमें सबसे पहला कहलाता आपके केस मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या मदन गोपाल बनाम भारत संघ 1957। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको लेकर न्यायालय में कोई केस नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या लागू करवाने योग्य नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते, प्रवर्त नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रस्तावना में जो आदर्श हमने अपनाए हैं वो हमारे आदर्श हैं, वो आज हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ हमको मिले हैं, कुछ आज के 1000 साल बाद हमें मिलेंगे। तो प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारा आदर्श है, आप उसे आज ही लागू करवाना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर सकते। तो हम कुल मिलाकर कहेंगे प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है और प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये फैसला दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1957 वाले केस में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण केस जो पहले भी मैंने अभी लिया था, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960। इसमेमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, और जब ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो हम अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और कही गई थी इस फैसले में, और वो ये कही गई थी कि जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा संदिग्ध हो या अर्थ लेने में समस्या आ रही है तो सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना का सहारा ले सकता है या प्रस्तावना से उसका अर्थ निकाल सकता है। इसके बाद एक तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण केस है या वाद है वो कहलाता है आपके केशवानंदन भारती विवाद 1973। केशवानंदन भारती विवाद 1973 जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश थे आपके सीकरी। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केवल संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर, यानी कि जो मौलिक ढांचा है जिस पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है या आधारित है, उस मौलिक ढांचे को आप संशोधित नहीं कर सकती है संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा, नहीं तो आप पूरे संविधान को संशोधित
कर सकते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि केशवानंदन भारती विवाद जो 1973 में हुआ था, इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय जो था इसने आपके संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब देखिए, आप हमारी जो प्रस्तावना के बारे में हमने ये सारी बातें की, ओवरऑल हम जब हम बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का सार है, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये हमारे संविधान का आमुख है, ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है, ये हमारा संविधान निर्माताओं के आदर्श हैं, आदर्शों को दर्शाता है। ये हमारा संविधान, हमारा देश और हमारी सरकार कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें शक्ति किसके पास होगी, उसमें रहने वाले लोगों को क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, इन सारी बातों को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत कम शब्दों में और बहुत ही आकर्षक तरीके से दर्शाया गया है। और यही वजह है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों के प्रस्तावनाओं के अंदर भारतीय प्रस्तावना के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है कि विश्व की सर्वाधिक अलंकृत, यानी कि चित्रित, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको अलंकृत किया गया है, चित्रित किया गया है, और सर्वाधिक उदात्त, सर्वाधिक उदात्त शब्दों का प्रयोग वाली प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। धन्यवाद। प्रस्तावना को ही थोड़ा और हम आगे लेंगे, इसके अंदर जो कुछ खास बातें उनको अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।